यहाँ पे आपके कविताओं का, आपके रचनाओं का जो बैकग्राउंड है, अभी तक हम बात कर ले रहे थे। अभी आपसे ये पूछना है, हाउ हाउ डू यू लुक एट कल्चरल प्लूरलिज्म? जो होता है कल्चरल के अभिन्न बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में आप, आपके माइग्रेशन, आपके डिस्प्लेसमेंट और इन नज़रियों के साथ आप कैसे देखते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म के बारे में, बहुलता के बारे में, संस्कृति की बहुलता के बारे में? हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं मनोज और मनोजा मैम से, मनोज और मनोजा, ये माफ़ी चाहूँगा कि मैं इंग्लिश नहीं जानता, मुझे अंग्रेजी नहीं आता और मैं हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। मैं सिर्फ नेपाली बोल लेता हूँ और कुछ दिक्कतें हो सकते हैं क्योंकि मुझे मैम का कुछ क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आए तो हम खुल के हम बात करेंगे, जैसे कि माँ बेटी की बात होते हैं ना, माँ पूछ रही होती है और बेटे बोल रहे होते, ऐसे हम बात करते हैं माँ बेटी की तरह। एक माँ और दूसरे बेटे को पूछ रही है कि ये सांस्कृतिक ये एक बद्धता के बारे में। तो दार्जिलिंग के बारे में सबसे पहले मैं वहाँ से बताऊंगा। दार्जिलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है और पश्चिम बंगाल में बोलते हैं बंगला भाषा और मुझे बंगला भाषा नहीं आता। फिर भी दार्जिलिंग में बिहारी, बंगाली, मुस्लिम्स, हिंदू, बुद्धिस्ट, किराती सब एक जगह रह के कल्चरल आदान प्रदान करते हैं। जैसे वहाँ क्रिश्चियन भी करते हैं, जैसे कि हम क्रिश्चियन के कार्यक्रम में जाते हैं, क्रिश्चियन भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ऐसा वाला दार्जिलिंग है। कभी मेन स्ट्रीम का ये धर्म वाला द्वंद्व जो है वो दार्जिलिंग में कभी भी नहीं हुआ। हम सिर्फ उधर से देखते हैं कि धर्म के नाम में जो बंटवारे की बात होते हैं, तो दार्जिलिंग में ऐसा सोचता भी नहीं है लोग। ये बहुत बड़ी अच्छी बात रही है। వాళ్ళ డార్జిలింగ్లో బహుళత పేరుతో, సాంస్కృతిక బహుళత పేరుతో ధర్మాలు మతాలు ఎప్పుడూ హస్తక్షేపం చేయవు అంటున్నారు మనోజ్ బోగాटे। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। जब देश बह के जा रहा है ये सब भी असमानताओं में, आप ये इसके साथ ये नहीं है, ये बहुत अच्छी बात होती है। और थोड़ी थोड़ी आपका नज़र मैं इस तरफ चाहूँगी, एक गुरखा होने के नाते माइग्रेशन जानते हैं आप और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। मैं एक यहाँ पर आपको ये आपको याद दिलाना चाहूँगी, 1990 में जो भूटान का इवैक्यूएशन हुआ है, ये सब यूएनओ जब उनको अमेरिका, कनाडा देशों में भेज दिया है, उसके बारे में, उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप गुरखा समाज में, गुरखा समुदाय में वो परिणाम कैसा रहा? अच्छा, ये क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि भूटान में जो नेपाली रहते थे, नेपाली स्पीकिंग सोसाइटी जो नेपाली भाषी रहते थे वो अलग है। बंगाल में जो हम रहते हैं वो अलग है और नेपाल में जो रहते हैं वो अलग है। नेपाल तो आप ही जानते ही होंगे, नेपाल एक अलग देश है और इंडिया अलग देश है। हम यहाँ का नागरिक है, इंडियन। वैसे ही भूटान में भी नेपाली रहते थे। तो 90s में हुआ क्या कि काफ़ी समय से रहने के बाद भी भूटान के जो राजा था उनका मांग था कि ये अपना जो कल्चर है, नेपाली का कल्चर, वो भी भूटान का कल्चर के रूप में माना जाए और ये ड्रेसेस जो है, भाषा जो है, इसको भी मान्यता दिया जाए। इसकी लड़ाई में भूटान के नेपाली लोग लड़ने लगे, सिर्फ भूटान में अपने पहचान के लिए, लिंग्विस्टिक पहचान के लिए, कल्चरल पहचान के लिए और जातिगत पहचान के लिए। भूटान में भी काफ़ी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जोंखा ऐसा वाला काफ़ी लैंग्वेज है वहाँ का। लेकिन
वहाँ रहने वाले नेपाली नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उस लैंग्वेज को भी मान्यता होना चाहिए, उस कल्चर का भी मान्यता होना चाहिए। इसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, तो उन लोगों को नेपाल भूटान से निकाल कर नेपाल भेज दिया गया। नेपाल इसीलिए भेज दिया गया क्योंकि नेपाल में नेपाली बोलने वाले लोग हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल में भी बंगाली बोलते हैं और बांग्लादेश में भी बंगाली बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बंगाली कोई मूवमेंट करने लगे कि यहाँ हमारा पहचान हो, लैंग्विस्टिक कल्चरल कोई भी पहचान हो, पॉलिटिकल पहचान हो, सोशल पहचान हो, कोई भी पहचान के लिए लड़ाई करें, तो उन लोगों को उठा के कोई बांग्लादेश भेजता है क्या? नहीं भेजता है ना। तो जब भी हम नेपाली बोलते हैं तो क्या समझने लगते हैं कि नज़दीक में एक नेपाली देश है जहाँ नेपाली भाषा में बोलते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो यहाँ से माइग्रेट होके इधर आ गया, ये विदेशी है, बाहर का है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम हमेशा से वहीं थे, हमेशा से वहीं थे, लेकिन अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे, इसीलिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं बोल सका। तो भूटान का लोग नेपाल में भेज दिया गया और उसके बाद में हुआ क्या, लड़े थे लैंग्वेज के लिए, अपने जाति के पहचान के लिए, कल्चरल पहचान के लिए। लेकिन अभी वो लोग कहाँ है? कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, जहाँ पर उसका न लैंग्वेज है न कल्चर है, कुछ भी नहीं है। अगर एक लड़ाई अपने लिए लड़ रहे थे, अब वो कहाँ लड़ेंगे? और वो अमेरिका में लड़ सकते हैं, कनाडा में लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। ये बहुसंख्यक लोग जो होते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, ये अल्पसंख्यक लोगों की ऐसे ही करते हैं। वही हाल जैसे कि भूटान का जो हाल, नेपाली के जो हाल हुआ, वैसे ही हाल बंगाल का नेपाली का भी है। जैसे कि हम अब आपको अपने आप को गोरखा मानते हैं, गोरखा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? जो मरने से नहीं डरता वो गोरखा, ऐसा वाला कोई बोला था ना। लेकिन गोरखा ऐसा नहीं है। बंगाल में काफी दिनों से यही पहचान की लड़ाई के बारे में लोग लड़ रहे हैं अभी भी। लेकिन दार्जिलिंग, सिर्फ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का निकटवर्ती जो क्षेत्र है, वहाँ का नेपाली जनसंख्या बहुत कम है। इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर वहाँ के वॉइसेस अभी तक दबा रहे हैं। ऐसी है नेपाली का। ధన్యవాద్. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది భూటాన్ నుంచి ఇవాక్యుయేట్ చేయబడ్డ అప్పటి నేపాలీల గురించిన ఒక పెద్ద పొలిటికల్ పరిణామం, అస్తిత్వం కాదు. మన దగ్గర కొంచెం ఏదో పని చేసినప్పుడు ఆదివాసీల్ని చూసుకున్నప్పట్లాగా వాళ్ళది ఎంత అన్యాయమైనది. వాళ్ళ భూభాగం వాళ్ళకి చెందదు, వాళ్ళ భూభాగం శోషిత చట్టం కిందనే ఉంది. అంటే వాళ్ళ కింది నేల వాళ్ళది కానప్పుడు వాళ్ళని దేశ రక్షణ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టాము అనే ప్రభుత్వాల్లో వాళ్ళ అస్తిత్వం వాళ్ళకి లేనప్పుడు, వాళ్ళ రక్షణ వాళ్ళకి లేనప్పుడు ఏం చేసాం మేము, ఎలాగ ఉన్నాము అన్నది చెప్పారు ఆయన. अब वही उसी का इसमें अगर अभी तक आपने जो बताए हैं उसका थोड़ा सा दूसरे पहलू मैं पूछती हूँ आपसे कि अगर बाहर देशों में भेजा गया, देश में सारे प्रांतों में आ गए हैं, तो ये हम जो साहित्य में बोलते हैं ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी होता है ना, मतलब जो गरिमा होती है उसके बाहर जो एक बॉर्डर होती है, उसके बाहर जो आइडेंटिटी जाती है, ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी से गोरखा को कोई फायदा नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, एक जैसे कि मैं अभी बता रही थी भूटान के नेपाली, वो इंडियन नेपाली नहीं है, वो भूटान का नेपाली है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भूटान के बॉर्डर में हूँ और मैं जो भूटान का नेपाली को जो मूवमेंट हुआ था उसको नज़दीक से हम देख रहे थे, इसलिए हम वो बता रहे हैं। और
भूटान का नेपाली और मैं हम दो अलग अलग नेशन के नागरिक हैं। वो भूटान का नागरिक है और मैं इंडिया का नागरिक हूँ। और ऐसा मत समझिए कि हम जब नेपाली बोलते हैं तो ये नेपाल का नागरिक, ऐसा नहीं है। नेपाल का अलग नागरिक है, जैसे कि बांग्लादेश का अलग बंगाली बोलने वाला नागरिक है, वो अलग है। पश्चिम बंगाल एक इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ भी बंगाली बोलते हैं, वो अलग है। वो इंडियन बंगाली है, बांग्लादेशी बंगाली नहीं है। ये इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ठीक रहेगा। तो मनोजा मैम का भी भूटान का संदर्भ से मुझे गोरखाओं के बारे में पूछ रही है मैम। अगर मैं भूटान के संदर्भ से ही बताऊं तो जैसे कि भारत में 24 लैंग्वेज को जी मान्यता दिया गया है। अभी साहित्य अकादमी बोल के एक इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली से रन होता है। कभी भी नेपाली लैंग्वेज का राइटर को मेन स्ट्रीम में कोई भी बस अभी तक हुआ नहीं है। ये चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लिटरेचर हो, कुछ भी हो, ये नेपाली लैंग्वेज एक अल्पसंख्यक बोलने वाला लैंग्वेज है, इसलिए ये किनारीकरण बोलते हैं उसको, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिन का लैंग्वेज होने के नाते ये हमेशा से मार्जिन में ही है अभी तक। ये इसके बाद आपके पोएट्री में, आपके कविताओं में आप ये लिखते हैं, पोएट्री इज अबव लैंग्वेज। भाषा का प्रामुख्य आप जानते हैं, भाषा कितना ज़रूरी है आप जानते हैं, फिर भी आपके कविताओं में आप ये कहते हैं पोएट्री जो कविता है भाषा से बढ़कर के है, भाषा से सीमित नहीं है, वो बढ़कर के है। ऐसा क्यों? नहीं, ये तो है ही। आपके दार्जिलिंग टॉक्स में बताया आपने। पोएट्री का जो सेंस होता है जी, वो तो सभी एक ही है। जब अभी आपका जो लैंग्वेज में आप कविता करते हैं तो मैं अपने लैंग्वेज में करता। लैंग्वेज एक जरिया है पोएट्री के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए सिर्फ जरिया है। तो समझना क्या है कि हम जो लिख रहे हैं दार्जिलिंग से नेपाली लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट होना जरूरी है कि नहीं? जी, है ना? हाँ। हर चीज ट्रांसलेट हो सकते हैं। पोएट्री मुझे पता नहीं पोएट्री एग्जैक्ट ट्रांसलेट होगा कि नहीं, लेकिन इसका सेंस जो होता है वो ट्रांसलेट जरूर होता है। क्योंकि हम पोएट्री में लिखते क्या है, दार्जिलिंग में मैं खुद को लिखता हूँ, तो हैदराबाद का आप भी खुद को ही लिखते होंगे। तो जब उसको ट्रांसलेट करके आप उसको समझने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही स्टोरी है, ये तो मेरा ही विषय वस्तु है। अगर ट्रांसलेट होगा तो, क्योंकि ये क्यों होता है, जैसे कि वेणुगोपाल सर ने एक मेरा कविता ट्रांसलेट किया है, अभी अभी फेसबुक में भी सर ने डाला है। उसका कविता का टाइटल है काफर अमेरिका, कोवर्ड अमेरिका। अगर ये कोवर्ड जो है अमेरिका जो है, ये अमेरिका के बदले में कोई भी डाल सकते हैं आप, अमेरिका का हटाकर कोई भी डाल सकते हैं। तो सिर्फ ये अमेरिका का ही मेटाफोर नहीं है, पोएट्री का भी ऐसा ही सेंस होता है। अगर मैं नेपाली में लिखता हूं तो ये ट्रांसलेट करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ट्रांसलेट नहीं होगा तो आप मुझे समझते ही नहीं। तो हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लोग समझते ही नहीं है। लेकिन ट्रांसलेट कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ट्रांसलेट कौन करेगा? कोई इंस्टीट्यूशन करेगा? मुझे क्या लगता है कि मैंने काफ़ी सारे ये इंस्टीट्यूशन भी देखा है कि ट्रांसलेट करने वाला, ये सबका एक पॉलिटिक्स होता है, हर एक का एक पॉलिटिक्स होता है। उसको लगेगा कि ये मेरा पॉलिटिक्स में फिट होगा तो ट्रांसलेट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये पॉलिटिक्स के ऊपर से अगर कोई पोएट्री को सोचेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जरूर। ये मुझे लगता है कि ऐसी इस तरह से पोएट्री का अनुवाद होना चाहिए, जरूरी है अनुवाद। ఆశ హే మీరా ఇంకా దీనికి పెద్ద ట్రాన్స్లేషన్ అవసరం లేదనిపిస్తుంది. ఆయన మా బాధల్ని, మా కష్టాల్ని, మా కవిత్వాన్ని మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోగలరా? మా బాధల్ని ఇక్కడ అండర్లైన్ ఏంటంటే వాళ్ళ బాధల్ని మనం తెలుసుకోగలమా? ఎందుకంటే కొత్తల్లో అనిపిస్తుంది ఏముంది, ఇట్లాంటి కష్టాలు భారతదేశం అంతా ఉన్నాయని. కానీ
ముఖ్యంగా ల్యాండ్ కోసం వాళ్ళు పడుతున్నారు ఆ భాషలు ఆ బాధలు అన్యాయమే. और एक बार आप साहित्यकार है इसलिए पूछना आवश्यक है, दार्जिलिंग जहाँ आप रहते हैं, दार्जिलिंग आपके लिए एक कैरेक्टर है. मैं कोई इंग्लिश लेखकों का ये नहीं करती, फिर भी आर के नारायण की मालगुडी हुआ, थॉमस हार्डी का वेजेक्स हुआ, ये सारे काल्पनिक इमेजिनरी काल्पनिक जगहें हैं. आपके लिए दार्जिलिंग ऐसा नहीं है. आपके लिए दार्जिलिंग एक इमोशन है एकदम से. इट इज़ ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, है ना आपको. और आपका सारा ये जो है वो कैरेक्टर बना के रखे हैं. एंड हाउ ये इतना सिंबॉलिक, इतना प्रतीकात्मक क्यों चुना है आपने दार्जिलिंग को? नहीं, ये दार्जिलिंग का मेरा चुनना ऐसा नहीं है कि मैंने दार्जिलिंग को चुना, ऐसा नहीं है. बाहर से दार्जिलिंग जो दिखते हैं और जो लिखते हैं, और दार्जिलिंग में रहने वाले जो दिखते हैं और जो लिखते हैं, वो दोनों में बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है. मैडम का सेंस भी शायद यही होगा. मुझे लगता है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, है ना. कोई दिक्कतें हैं तो आप भी मुझे पूछ सकते. तो ये मेरा चुनना नहीं है, ये खुद ब खुद है. क्योंकि मैं दार्जिलिंग का हूं तो ऑब्वियसली मैं दार्जिलिंग का ही लिखूंगा. मैं खुद को ही लिखूंगा, चाय मजदूर के ऊपर ही लिखूंगा, वहाँ के मिट्टी के बारे में ही लिखूंगा, कल्चर के बारे में ही लिखूंगा. क्योंकि अगर मैं ही नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा? वाह, बहुत बढ़िया बात है मनोज जी. డార్జిలింగ్ के बारे में मैंने लिखूंगा. డార్జిలింగ్ గురించి అక్కడ ఉండే నేను, అక్కడ పుట్టి పెరిగిన నేను కాకపోతే ఇంకెవరు రాస్తారు అంటున్నారు ఆయన. చాలా గొప్ప విషయం అది. అది మీకు క్యారెక్టర్ అవనియండి, అది ఆయనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవనియండి, ఏదైనా చాలా बहुत बढ़िया बात बताया आपने. वैसे ही कविता आपके लिए इट इज़ एन लिविड एक्सपीरियंस. जो जिंदगी बीत करके आप आए हैं वो आपका कविता में है. वो वैसा होने के नाते उसमें गुरखा आइडेंटिटी के साथ साथ आप और क्या देखना चाहते हैं? नहीं, ये मैं जो कविता लिखता हूँ, मुझे पता नहीं था कि काफ़ी सारे कवि होंगे, काफ़ी सारी किताबें होंगे. मैंने कोई, मुझे पता नहीं था, लेखक मैं कभी मिला नहीं था. मैं शुरुआत पोइट्री लिखने का शुरुआत मैंने खुद को प्रकट करने के लिए किया था. क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ और मुझे इसका विरासत के बारे में मुझे पता नहीं था, पोएट्री का, लिटरेचर का. मुझे लगा कि ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा था. कोई शायरी बोलते हैं ना, वो एक लवर्स और अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिखते हैं ना, बस मुझे उतना ही पता था. तो सबसे पहले मैंने प्रेम नहीं लिखा, मैंने खुद को लिखा. क्योंकि मैं वहाँ के एक तो माइनॉरिटी हूँ और मेरा पुरखा से वहाँ मेरा अपने लोग रहते हैं. उनका जो हालत था, मैं सिर्फ उनका हालत को प्रकट करने के लिए मैंने लिखा था पोएट्री. तो लिखते लिखते मुझे मालूम हो गया कि ये तो इस जो लिखते हैं इसको पोएट बोलते हैं, कवि बोलते हैं. और काफ़ी सारे ऐसे कवि हैं, बहुत कवि हैं, बहुत सारी आपने कविताएं लिखी है, किताबें पब्लिश की है. तो बाद में मुझे उनसे मिलना हुआ, तो मैं मिला, तो तब से मुझे पता लगा कि हाँ, पोएट्री तो हर कोई ऐसे ही लिखते होंगे. जैसे मुझे पता नहीं कैसे लिखते होंगे, आप लोग कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे बारे में है. అందరూ ఎలా రాస్తారో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం కవితను బాధ్యత అనుకొని రాశాను. గమనించినప్పుడు అన్ని ప్రేమికులవి అవి కనపడ్డాయి, కానీ నేను రాయలేకపోయాను. నేను చూసిన జీవితాన్ని రాశాను అంటున్నారు ఆయన. और उसके बाद आपसे ये पूछना है, जो इतिहास है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिक्स है, ये सभी के बारे में आप लिखते हैं और ये आपके थीम्स में है. तो किससे कितना है, हिस्ट्री कितना प्रभावित किया आपको? ज्योग्राफी आपका
आपका गोरखा लैंड हुआ, आपका गोरखा प्रांत हुआ, ये मैं आपके प्रांत के बारे में ज़्यादा जाना, जैसे वैसे ही खसकुरा से एक खास लोगों की भाषा होते होते वो गोरखाली होते होते नेपाली कैसा बना, ये सब के बारे में, ये आपके थीम्स के बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा, मैडम बोल रहे कि खसकुरा खसकुरा का मतलब होता है कि मेरा लैंग्वेज नेपाली लैंग्वेज, ये नेपाली बोलने वाले नेपाल का नेपाली नागरिक जैसा ही इंडिया में ये नेपाली बोलने वाले गोरखाली होते हैं, फर्क बस इतना ही है। तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये साइंस वगैरह की बात जो है, जैसे कि समझना तो यही चाहिए कि दार्जिलिंग नेपाल के नज़दीक में है, बॉर्डर में है, उस पार नेपाल है, इस पार भूटान है, उस पार बांग्लादेश है, इस पार चीन है। तो हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया में जब हम, ये मेरा दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहने से फायदा हुआ क्या, क्योंकि मुझे नेपाल के बारे में भी मालूम हो गया, बांग्लादेश के बारे में भी मालूम हो गया, भूटान के बारे में भी मालूम हो गया और चीन के बारे में भी मुझे मालूम हो गया। लेकिन ये जब मुझे मालूम हो गया कि सब लोग अपने अपने आइडेंटिटी के बारे में बोलते हैं, तो दार्जिलिंग के लोग जब आइडेंटिटी के बारे में बोलने लगे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये तो बॉर्डर एरिया में ये अशांति क्यों कर रहे हैं ये लोग। ये बॉर्डर एरिया का अशांति की बात नहीं है, इसे दिखते कैसे हैं कि ये अशांति जो कर रहे हैं ये नेपाल के नेपाली लोग कर रहे हैं, इंडिया का मेन स्ट्रीम ऐसे सोचते हैं। तो हिस्ट्री ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीम को पता नहीं है कि किस सीमा से उधर नेपाल है, किस सीमा से इधर इंडिया है। मैं साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में गया था और मुझे साहित्य अकादमी मिला था 2012 में, युवा साहित्य अकादमी। तो अकादमी के अनाउंसर मुझे बोला कि एक नेपाल के नेपाली मनोज बोगटी को ये पुरस्कार दे रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, अरे नेपाल को कब मिलने लगा साहित्य अकादमी? बांग्लादेश का साहित्य अकादमी मिलता है क्या? भूटान को मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो नेपाल को क्यों, कैसे मिला? तो ये एक समझ है कि लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं तो नेपाल समझते हैं, इसीलिए यहाँ हिस्ट्री भी बीच में आते हैं। हमें हमेशा से इंडिपेंडेंस से आगे से भी 1835 से ही, जब से वहाँ चाय बगान की शुरुआत हुई, अंग्रेज आए और अंग्रेज आए चाय बगान लगाए और ये टाउनशिप का डिजाइन किए। नहीं, और ओके, दो तीन प्रश्न तो वैसे भी మనోజ్ జీ బతా దయ్యే మనకు చెప్తున్నారు ఆయన ఎలాగుంటుంది, అన్ని నాలుగు వైపులా చుట్టూతా బార్డర్స్ని పెట్టుకొని మధ్యలో మన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం ఎలాగా అన్నది ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ప్రభాకర్ గారు భయపెడుతున్నారు, అందుకని చివరి ప్రశ్న అడుగుతున్నాను సార్. సో వాట్ युवा पीढ़ी जो ये समूह, ये मीटिंग जो है युवा पीढ़ी के लिए है, और आपको क्या लगता है गोरखा उधर आपके दार्जिलिंग में गोरखा बच्चों में वो लोग कौन सी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, भावपूर्णता दे पा रहे हैं, और कौन कुछ ऐसे सप्रेस करके उसको दबा के रख रहे हैं? जी, आप वहाँ के युवा पीढ़ी को तो आप देखते ही होंगे, तो कौन सी बात खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं वो लोग, कौन सी बात को दबा के रखते हैं? अच्छा, कैसे समझाऊं? अच्छा, अभी तो ये पीढ़ी जो है, पीढ़ी वो इसका भी कैटेगराइज हो गया है, कोई जेन जी बोलते, कोई एक्स, कोई वाई, कोई मिलीनियन, ऐसे कोई कुछ बोलते हैं ना, माने इस तरह से कैटेगराइज हो गया है अभी। तो युवा पीढ़ी किसको बोले? वाई जनरेशन को बोले, एक्स जनरेशन को बोले, और
जेन जनरेशन को, जेड जनरेशन को बोले। मैं हूँ वाई एक्स, मैं शायद एक्स हूँ, और मैं भी एक युवा हूँ, और मैं वहाँ जो बोल रहा हूँ, जैसे कि चाय बगान, जैसे कि टिस्टा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। दार्जिलिंग टी तो आप लोगों ने खाया ही होगा, पिया ही होगा ना, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी का जो वर्कर है 225 रुपया, 250 रुपया उसको मिलता है। लेकिन दार्जिलिंग टी 1 किलो का 5 लाख रुपए में उसका बिक जाता है वो। होता है। तो अभी भी श्रमिक लोग काफी न्यूनतम रोजगार में जी रहे हैं वहां पर। तो इसके ऊपर जब हम बोलने लगे तो मुझे केस किया। टिस्टा में एक फ्लड आया था 2023 में। लोनार लेक, सिक्किम का एक लेक फट गया था। तो वो फ्लड में टिस्टा का जो हमारा लोग था वो बह गया। उसके ऊपर हम बोल रहे थे तो मुझे पीटा गया। अभी मेरे ऊपर 19 केसेस हैं, 19 केस, बस सिर्फ इसलिए कि मैं बोल रहा हूं। अगर एक जर्नलिस्ट और एक पोएट सार्वजनिक तौर पर उसको 19 केस है, तो जेनजी क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे जेनजी, जेनजेड जो बोलते हैं ना, नया भाई बहन, वो क्या सोचते होंगे? वो डरेंगे या बोलेंगे? क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो डरेंगे ना। तो एक प्रकार का डर का माहौल, 3 लेवल से डर का माहौल बना रहे हैं। एक सेंट्रल लेवल से, एक स्टेट लेवल से, और एक लोकल लेवल से। लोकल गवर्नमेंट। आप लोगों को पता नहीं कि वहां एक सेल्फ गवर्नमेंट भी है जिसको बोलते हैं गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। उससे आगे दागो पापा बोल के एक ऐसा ही सेल्फ गवर्नमेंट था। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा वाला एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ दार्जिलिंग में है। क्यों है? क्योंकि दार्जिलिंग का हिस्ट्री अलग है, दार्जिलिंग का कल्चर अलग है, दार्जिलिंग का लैंग्वेज अलग है। और वेस्ट बंगाल बनने से पहले दार्जिलिंग थे। वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ 54 एब्जॉर्ब एरिया एक्ट बोल के एक एक्ट के तहत वहां रखा गया था। तो इसलिए वेस्ट बंगाल भी वहां का गोरखालैंड मूवमेंट के बारे में तो पता ही नहीं है ना। आप लोगों को तो पता ही नहीं, वहां वो मूवमेंट भी चल रहे हैं, काफी कुछ हो रहे हैं वहां, बताना बहुत था लेकिन टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। तो 3 तरह से सप्रेशन चल रहा है वहां पर। यूथ लोग अभी बोल नहीं सकते। अगर कोई माने हिम्मत करके बोलेंगे तो वो बहुत काफी कम होगा। यूथ को युवा पीढ़ी को यही एक आवाज उठाने की एक स्फूर्ति जो आपसे मिलता है, वो कितने प्रतिशत आप दे पाए? जहाँ की నేను అక్కడ మాట్లాడినప్పుడు, मैं हिंदी में बोलूँगी आपको, నేను మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ ఇవాళ కోసం నేను నిన్న మాట్లాడాను డార్జిలింగ్లోను కాలిపోంగ్లో మాట్లాడినప్పుడు, ఈయన మనం ఏం చేయలేము, జెన్జీ ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకోవాలి అంటున్నారు, కానీ ఈయన ప్రేరణ తీసుకొని రాసేవాళ్ళు ఉన్నారని నాకు నిన్న తెలిసింది। मैं वही बात कर रही थी आपसे कि अभी वहाँ पर आपके स्फूर्ति से लिखने वाले बच्चे हैं, आपके स्फूर्ति से लड़ जाने की हिम्मत रखने वाले बच्चे भी हैं। तो ఇంతకు ముందు ఆయన చెప్పింది డార్జిలింగ్లో వాళ్ళకు ఒక లోకల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుందని, అక్కడ 250 రూపాయల కూలి మాత్రం ఒక కార్మికుడికి ఇచ్చినప్పుడు 5 లక్షలు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటుంది మెయిన్ స్ట్రీమ్ అని అన్నది చెప్పినారు। సమయం లేదన్న ఒక్క ఇది చెప్పితే देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस मनोज जी, देर आर बहुत ज्यादा आपसे सुनना था, लेना था। फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।